हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल NCERT बाय राहुल में। आज इस वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे तो वो फ्रांस की क्रांति से संबंधित जो महत्वपूर्ण आपके प्रश्न हैं, ठीक है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ जो कि इस टॉपिक का जो है पार्ट 1 था और ये आपका पार्ट 2 है, यानी कि जो कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनके बारे में जो है हम चर्चा इस वाली वीडियो में करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फ्रांस में आतंक के शासन का समय काल कौन सा था, यानी कि आतंक के समय, द टेरर टाइम, किस समय काल को कहा जाता है। तो इसका आपका राइट ऑप्शन जो होगा आपका फर्स्ट 1793 और 94। तो 1793 और 94 का जो समय काल था उसको फ्रांस में आतंक के शासन के समय काल के रूप में जाना जाता है। इस चरण में बेसिकली उसमें एक जो है वहाँ पे मैक्सिमिलियानो रॉबespierre था। तो उसकी सरकार ने पुजारियों, रईस और जमाखोरों के रूप में फ्रांसीसी सेनाओं का विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को जान से मारने के लिए कठोर कदम उठाने का फैसला किया था। यानी कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, इन सब में से, जैसे पुजारी यानी कि जो पादरी वर्ग होते हैं, रईस या जमाखोरों में से कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ पर फ्रांसीसी सेना का अगर कोई विरोध करेगा किसी भी तरीके से, तो उसको वहाँ पर मारने के लिए जो है कठोर कदम उठाने शुरू कर दिए गए थे। किसके द्वारा? मैक्सिमिलियानो रॉबespierre के द्वारा। अब फ्रांस में आतंक का राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो फ्रांस में आतंक का जो राज्य है, तो प्यारे दोस्तों, वो जैकोबियन क्लब्स के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। तो फ्रांस की क्रांति के तुरंत बाद फ्रांस में आतंक का राज्य जैकोबियन क्लब के द्वारा स्थापित किया गया। इस चरण 1793 से 94 में प्रथम स्टेट के लोगों को काफ़ी ज़्यादा अपमान का सामना करना पड़ा था और इसमें लगभग 16,500 से अधिक फ्रांसीसी जो नागरिक है वो मारे गए थे। और इस दौरान फांसी की सज़ा को भी केवल एक दिन का कर दिया गया था, यानी कि उसी दिन फांसी की सज़ा सुनाई गई और उसी दिन फांसी दे दी जाती थी। चलिए थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति परिणाम थी, तो किसका परिणाम थी फ्रांसीसी क्रांति? तो बेसिकली इसका जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सामंतवाद। तो फ्रांसीसी क्रांति का जो जन्म हुआ था वो सामंतवाद के खिलाफ हुआ था और फ्रांसीसी क्रांति में सामंतवाद को जड़ से उखाड़ फेंका गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विस्काउंट। तो विस्काउंट की उपाधि धारण करते थे, तो विस्काउंट की उपाधि कौन धारण करते थे उस टाइम पर? जो आपके सामंत होते थे। इसके बाद आपका फिफ्थ क्वेश्चन, तो कानून की आत्मा पुस्तक के लेखक कौन थे? यानी कि एक पुस्तक थी कानून की आत्मा, उसके लेखक बेसिकली कौन थे? तो उसके जो लेखक थे वो थे आपके वोल्टेयर। ठीक है, तो वोल्टेयर जो थे वो बेसिकली कानून की आत्मा पुस्तक के लेखक थे। वोल्टेयर फ्रांस की राष्ट्रीय सेवक सेना के सेनापति भी थे, यानी कि फ्रांस में उस टाइम पर एक सेना थी, राष्ट्रीय सेवक सेना, तो उसके वो सेनापति भी थे। और वोल्टेयर का एक ही कथन जो था वो, मतलब उनका एक कथन काफ़ी फेमस था कि 100 चूहों की तुलना में एक शेर का शासन जो है वो उत्तम है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, फ्रांस की राष्ट्रीय सेवक सेना के सेनापति कौन थे? जैसा भी हमने बात की थी, तो फ्रांस की जो राष्ट्रीय सेवक सेना थी उसके सेनापति बेसिकली कौन थे आपके? वो वोल्टेयर थे। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रांस में मानवाधिकारों की घोषणा कब की गई थी? तो फ्रांस में जो मानव अधिकार थे उनकी जो घोषणा की गई थी वो कब की गई थी? तो वो की गई थी आपकी 27 अगस्त 1789 को। तो फ्रांस में मौलिक अधिकारों की घोषणा 27 अगस्त 1789 को की गई और इसमें कुल 10 मौलिक अधिकारों की जो है घोषणा की गई थी। चर्च का ज्येष्ठ पुत्र किसे कहा जाता था? तो चर्च का जो ज्येष्ठ पुत्र है वो बेसिकली लुई 14वें को कहा जाता था। ठीक है, तो लुई 14वें को चर्च का ज्येष्ठ पुत्र जो है कहा जाता था, या वो खुद को कहलवाता था, दोनों एक ही बातें हो जाएंगी यहाँ पर। वह बूर्बो राजवंश के सभी शासकों में सबसे ज़्यादा घमंडी था। जैसे मैंने आपको इस टॉपिक के भाग 1 यानी पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो घमंडी शासक था बेसिकली। और लुई 14वें का ये मानना था कि उसका तो जन्म ही शासन करने के लिए हुआ है, यानी कि उसकी जो मतलब एक सोच थी वो ये थी कि उसका तो जन्म जो होगा वो शासन करने के लिए हुआ है, यानी कि राजा बनने के लिए हुआ है। और लुई 14वें का ये भी कथन था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही जो है वो कानून है। इसके बाद आपका 9th क्वेश्चन, टाइल कर किसके द्वारा सरकार को चुकाया जाता था? तो टाइल कर बेसिकली जो तृतीय स्टेट्स के लोग हुआ करते थे उनके द्वारा जो है वो सरकार को चुकाया जाता था। अब तीनों स्टेट्स के बारे में जो है हम बात इसके पार्ट 1 में कर ही चुके हैं। तो बेसिकली कौन कौन से 3 स्टेट्स में जो उस टाइम पर फ्रांस का समाज था वो उसमें विभक्त हो रखा था। क्वेश्चन नंबर 10 था आपका, टाइद कर कृषक जो किसान थे वो किसको दिया करते थे? तो टाइद कर बेसिकली जो किसान थे वो चर्चों को दिया करते थे, जो चर्च होते थे उस टाइम पे उनको दिया करते थे। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 11, टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना थी?
तो बेसिकली 2 ट्रेटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट जो रचना थी वो लॉक की रचना थी, जॉन लॉक जो थे उनकी रचना थी। तो रचना जॉन लॉक के द्वारा की गई थी। अपने इस पुस्तक में लॉक ने राजा के दैवीय सिद्धांत और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का बेसिकली खंडन किया था, यानी कि इनके बारे में उसने बताया था। और इसी के आधार पर लॉक ने जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव भी रखा था। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, किसने अपनी रचना द स्पिरिट ऑफ लॉज में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात की थी? तो ये द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक जो पुस्तक थी ये बेसिकली मोंतेस्क्यू की पुस्तक थी, मोंतेस्क्यू की पुस्तक थी। और अपनी पुस्तक में उसने सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की जो है बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल असेंबली की जो स्थापना है वो किस स्थान पर की गई थी? तो नेशनल असेंबली की जो स्थापना की गई थी प्यारे दोस्तों, वो बेसिकली आपके वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में की गई थी। 20 जून को तृतीय स्टेट के सभी, यहाँ पर स्टेट हो जाएगा आपका, तृतीय स्टेट के सभी जो प्रतिनिधि, तो ये आपका सभी हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी ये 2 वर्ड्स थोड़े से आपके गलत हो गए। सभी प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर स्टेडियम में जमा हुए और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली जो है वो घोषित कर दिया। और वहाँ पर उन्होंने ये शपथ भी ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक यह सभा भंग नहीं होगी। इस असेंबली का नेतृत्व मिराबियो और आबेसिए नाम के 2 व्यक्ति थे, उन्होंने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि इस वीडियो का आपका लास्ट क्वेश्चन भी है। 14th, नेशनल असेंबली को कानून बनाने का अधिकार किस वर्ष दिया गया? तो नेशनल असेंबली को कानून बनाने का अधिकार बेसिकली 1791 में दिया गया था। तो इस तरीके से आपके ये कुछ 14 यानी कि 14 महत्वपूर्ण प्रश्न, ये जो आपका टॉपिक था फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड, तो ये थे। होप आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।